नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी भारत के तटीय मैदानों के बारे में, जिसमें हमने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो उस वीडियो के ख़त्म होने पर हमने जो भारत के भौतिक स्वरूप हैं या भौतिक विभाजन है, उस पर हमने चर्चा कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारतीय नदी तंत्र या इंडियन ड्रेनेज सिस्टम या भारतीय नदी प्रणाली। ठीक है, तो चूँकि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भारत में नदियाँ किस प्रकार से या कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं जो बह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नदी सिस्टम या नदी तंत्र कहने का मतलब है कि एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जितने क्षेत्र का जल प्रवाहित करती है वो उसका नदी तंत्र होता है एक। ठीक है, तो भारत में हजारों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत बड़ी नदियाँ जो होती हैं वो मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, तो उसे हम नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत की नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत का जो नदी तंत्र है या जो नदी प्रणाली है उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और दूसरा है आपकी हिमालय की नदियाँ। ठीक है, तो ये आपका है, तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे हिमालय की नदियों के बारे में। तो दोस्तों, हिमालय की नदियों को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके प्रमुख तीन नदी तंत्र हैं। ठीक है, तीन नदी तंत्र हैं। पहला नदी तंत्र है आपका सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, और दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र। इसके बाद तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है और उसकी सहायक नदियाँ भी उसके साथ प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही गंगा नदी मुख्य नदी है, इसके बाद बहुत सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर इसके बाद बहुत सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये नदी तंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय पर प्रवाहित होने वाली तीन ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती रही हैं। यानी कि हिमालय, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि कोई नदी इस स्थान पर बह रही है, यानी ये तीन नदियां यहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी इन नदियों की दिशाओं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इसलिए इन्हें कौन सी नदियाँ कह रही हैं, क्योंकि ये पूर्व में भी प्रवाहित होती थी, तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ये आप कह सकते हैं पूर्ववर्ती से आशय यह है कि ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील, यानी तिब्बत एक पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है, इसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। ठीक है, तो इसी पठार पर एक झील है मानसरोवर झील के पास से ये तीनों नदियाँ निकलती थी और टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। ठीक है, यानी जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो मानसरोवर झील से ये तीनों नदियाँ निकलती थी और जल कहाँ गिराती थी, टेथिस सागर में। ये तीन प्रमुख जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। एक आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी सतलज नदी है और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये तीन ऐसी नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब है कि ये नदियां हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले प्रवाहित होती थी यहीं पर। आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पहले टेथिस सागर का विस्तार था, जिसे टेथिस भूसन्नति भी कहा जाता था। ठीक है, और टेथिस भूसन्नति किसने कहा था, तो कोबर महोदय ने कहा था।
दोस्तों हमने आपको जब हिमालय की उत्पत्ति बताई थी तो उसमें आपको बताया है कि कहाँ पर क्या था, तो उसे आप देख सकते हैं वापस जा कर के। जब 33 भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने ना तो अपनी दिशा बदली और ना ही अपना रास्ता छोड़ा। ठीक है, यानी कि नदी अगर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही थी तो उत्तर से दक्षिण ही प्रवाहित होती रही, और जिस रास्ते से प्रवाहित हो रही थी उसी रास्ते से प्रवाहित होती रही। ठीक है, तो ना अपनी दिशा बदली और ना ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं, अर्थात अपनी घाटियों को गहरा करती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने वृहद हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था हिमालय के 3 पार्ट्स हैं आपके, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसने किसको काटा है? बृहद हिमालय को। गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया है, जिसे गॉर्ज अथवा आई आकार की घाटी या कैनियन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसने गॉर्ज या कैनियन का निर्माण किया है तो कौन कौन से गार्ज हैं? सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं, अब ये आपका लेह में पड़ेगा। ठीक है, लेह में पड़ेगा। तो सिंधु गार्ज लेह से में गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर बना है, यानी सिंधु नदी ने हिमालय के उत्थान के साथ साथ उसे काट काट करके जो गहरी घाटी का निर्माण किया है उसे गार्ज कहते हैं। तो जो सिंधु गार्ज है वो लेह में गिलगिट के समीप है। सिपकिला गार्ज ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, यानी सतलज नदी ने काट कर जो बनाया है वो सिपकिला गार्ज है। और दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी ने जिस गार्ज का निर्माण किया है उसे हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। अब देखो दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के अलग अलग तंत्रों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आज बात करते हैं हम आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी इंडस रिवर सिस्टम। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, चित्र में इंडस सिस्टम को दिखाया गया है। ये आपकी सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें बहुत सारी नदियां आप आकर के इसमें प्रवाहित होकर के मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में भी दिखाया गया है आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है कि ये प्रवाहित होती हुई और यहाँ पर आकर के कच्छ की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये पहले उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, फिर दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेती है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंधु गार्ज है। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान और यहाँ पे तिब्बत यानी चाइना, पाकिस्तान और भारत में भी प्रवाहित होती है। इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है और भारत में ये 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बाकी पाकिस्तान में है और कुछ चाइना में प्रवाहित होती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों को भी दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे आपकी झेलम नदी है, यहाँ पर ये आपकी चिनाब नदी है, ये आपकी रावी नदी है, फिर व्यास नदी है और इसके बाद ये सतलज नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको दिखाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ये है आपका सिपकिला गार्ज, जहाँ पर सतलज नदी गार्ज का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं और इनके फैक्टों को भी देखते हैं। दोस्तों हिमालय क्षेत्र की 3 पूर्ववर्ती नदियाँ अर्थात सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, अर्थात ये तीनों नदियाँ 3 देशों से होकर प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी ये चाइना, भारत और पाकिस्तान से प्रवाहित होती है। सतलज नदी ये भी चीन, भारत और पाकिस्तान से प्रवाहित होती है। जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है, यानी ये तीनों नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, अब दोस्तों सिंधु नदी
में बाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हम बता दें कि नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही होती है उसी से डिसाइड होता है कि दाएं में कौन मिलेगी और बाएं में कौन मिलेगी। तो अगर सिंधु नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाएं हम, तो ये आपका दायां है और ये आपका बायां है। ठीक है, तो अब बाएं किनारे कहने का मतलब है कि इस दिशा में कौन कौन सी नदियां आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो बाएं किनारे पर जो नदियां मिलती हैं, जास्कर नदी, शुरू नदी, सोन नदी, इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंचनद। दोस्तों इन नदियों के किनारों को भी आपको याद रखना है कि कौन सी नदी किस किनारे पर मिलती है। तो ये सभी नदियां बाएं किनारे पर मिलती हैं। बाएं किनारे कहने का मतलब ये तो नदी की दिशा है, तो बायां हमारा ये है, यानी ये नदियां ऐसे आकर के यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दाएं किनारे की सहायक नदियाँ। तो दाएं किनारे कहने का मतलब क्या हुआ, दायां आपका ये है, यानी अब यहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं आकर के। तो कौन सी हैं, जैसे स्वेक, श्योक नदी, गिलगिट नदी, हुंजा, स्वात, कुनार, कुर्रम, तोमल, तोची, काबुल, इसके काबुल, ये दोस्तों जो नदियाँ हैं वो दाएं किनारे पर मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। ठीक है, यानी जो सिंधु पूरा का पूरा नदी तंत्र है उसमें तो एक सिंधु नदी भी ये मानसरोवर झील से निकलती है और सतलज नदी भी आपकी मानसरोवर झील से ही निकलती है। और मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में है। तिब्बत एक पठार है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। यानी सिंधु की जो सभी नदियां हैं आपकी सहायक, उनमें झेलम नदी एक ऐसी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां चिनाब, रावी और ब्यास ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदी को, यानी जो सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, नदी को जो पंजाब में मिलती हैं इन्हें पंचनद कहते हैं। ठीक है, और ये पांचों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। ठीक है, अब इस चित्र में आप फिर से देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। इस चित्र में दिखाया गया है, ये आपका है मिठान कोट। ठीक है, ये आपकी झेलम नदी आ रही है, ये आपकी चिनाब नदी है, ये आपकी रावी नदी है और दोस्तों ये आपकी सतलज नदी है। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्यास नदी है वो डायरेक्ट आपकी सिंधु नदी में नहीं मिलती, वो किस में मिलती है, ये पहले सतलज नदी में आकर मिलती है। और ये सारी नदियाँ मिल करके यहाँ पर ये सतलज से मिलती हैं और सतलज ही आगे बढ़कर मिठान कोट के पास सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है और ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है कि सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थान निम्न है, यानी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं तो कुछ नदियों का उद्गम स्थान यहाँ पर बताया गया है। सिंधु नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यानी तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील, उसी के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। सतलज नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी यह हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचला दर्रे के समीप से। रावी और ब्यास नदियाँ यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से, इनमें ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, ये हमने आपको ऊपर भी बताया।
कि ब्यास नदी पहले कहाँ पे मिलती है, सतलज में नहीं मिलती है आकर के, तो ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और किसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, क्योंकि ब्यास नदी पहले सतलज में जाकर के ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हरिके बैराज, ये पूरा है, हरिके बैराज किस नदी पर है, तो वो ब्यास नदी पर है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। यानी भारत में सबसे, देखो यहाँ पे दोस्तों ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि सिर्फ भारत में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भारत में प्रवाहित होने वाली कह रहा है। अगर सिर्फ लग जाएगा तो वो गंगा नदी हो जाएगी, कि जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होने वाली गंगा नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। लेकिन अगर भारत में प्रवाहित होने वाली कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर, गोदावरी ये 1465 किलोमीटर है। और ये दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत की या पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, यानी कि जो पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती है। लेकिन जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी की लंबाई है 1385 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में, अब दोस्तों यहाँ पे ये बदल जाएगा, अब यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि चूँकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ग्लेशियर से निकलकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जास्कर श्रेणी, दोस्तों लेह केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों लद्दाख ही आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियाँ थीं, एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित हो रही है। ठीक है, लेह यहाँ पे दोस्तों ये राजधानी है लद्दाख की। ठीक है, तो लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो सिंधु गार्ज से ही करती है और गिलगिट के समीप करती है। इसके बाद है झेलम नदी, चूँकि अब सहायक नदियों के बारे में भी बात करना है हमें। तो झेलम नदी यह जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। ठीक है,
झेलम नदी वुलर झील से आगे भारत और पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। इसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपकी झेलम नदी है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। दोस्तों ये विशेषता है उसकी, क्योंकि जो विसर्पों का निर्माण होता है वह मैदान में होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो जम्मू कश्मीर है वो पूरा हिमालय रीजन है, यानी पर्वतीय रीजन है। तो ये एक बड़ी विशेषता है। और आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सी नदी या सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी विसर्पों का निर्माण करती है, तो आप झेलम नदी है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है, यानी नावें उसमें चलाई जा सकती हैं, तो नौका गम्य है, ठीक है। इसके बाद है अगली नदी आपकी है चिनाब नदी। चिनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश के बाड़ा-लाचला दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के टांडी में कीलोंग के दक्षिण पश्चिम में से 8 किलोमीटर दूर दो नदियां चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है। यानी जो चिनाब नदी है वो दो नदियों का संगम है दरअसल, चंद्र और भागा। भागा नदी यह सूर्याताल झील से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के पास ही अवस्थित है। इसके अलावा चंद्र नदी है, जो इसका उद्गम बारालाचला दर्रे यानी चंद्रताल के पास है, के पूर्व ग्लेशियर से होता है। बहाव अगर देखें तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी से मिल जाती है। दोस्तों जो पंजाब का मैदान है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चिनाब पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं बांध हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। जैसे एक है आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर ही है, ठीक है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट, ठीक है, तो ये भी आपकी चिनाब नदी पर ही है। पाकल दुल बांध, ये अभी निर्माणाधीन है किश्तवाड़ ज़िले में, तो ये आपकी तीन परियोजनाएं हैं, सलाल, दुलहस्ती और पाकल, जो कि चिनाब नदी पर हैं। दोस्तों इस चित्र में आपको चिनाब नदी के बारे में दिखाया गया है, उसके प्रवाह को। यह आपका चंद्रताल है, यह आपका सूरज ताल है। तो सूरज ताला से भागा नदी निकलती है और चंद्रताल से चंद्र नदी निकलती है, और ये आप करके मिल जाती हैं टांडी ज़िले में। और इसी के आगे ये चिनाब नाम से जानी जाती है और जा कर के सतलज नदी से, या आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी से जा कर के मिलती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और भी कुछ इसकी सहायक नदियाँ दिखाई गई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे ये आपकी मियार है, ठीक है, भूजिंद, उदयपुर, जास्कर, ठीक है। तो ये नदियाँ हैं कुछ जो इसकी चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद है रावी और ब्यास नदियाँ। तो रावी और ब्यास नदियाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। दोस्तों इस चित्र में रावी नदी के बारे में दिखाया गया है और इसमें आपको ब्यास नदी के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये ब्यास नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, और ब्यास की भी सहायक नदियां हैं बहुत सारी, जैसे सुकेती, चक्की, गाजखाड, बैनर, सोन, हंसा, शैनज,
हरला, ठीक है, जुइनी, उहुल, बंगाना, आवा, ये इसकी सहायक नदियां हैं ब्यास की, ठीक है। और अगर रावी नदी की बात करें तो ये रावी नदी का चित्र है आपका। अब इसमें रावी नदी की भी सहायक नदियां हैं बहुत सारी। ये रावी नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसकी भी सहायक नदियां हैं जैसे पुदली खाड, बलजेदी, श्योल, बैरा खाड, चिरचिंड नाला, ठीक है, बाराबंगल, भंगल, ये इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपकी सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल या इसे राक्षस ताल भी कहते हैं से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से बाएं तट पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो और भी सहायक नदियां जो अभी आपको बताई वो डायरेक्ट सिंधु नदी में अपना जल नहीं गिराती, वो पहले सतलज नदी में मिलती हैं और सतलज नदी पाकिस्तान में मिठानकोट के पास बाएं तट पर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी से बाएं तट पर मिलती हैं। इनमें से ज़्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां हैं जैसे जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगिट आदि, ठीक है। दोस्तों इस चित्र में दिखाया गया है सतलज नदी के प्रवाह को भी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये राक्षस ताल से निकल रही है, ठीक है, और ये आगे प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिंधु नदी में जा कर के मिल जाती है। तो और भी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। तो वो क्या था उसे भी हम देख लेते हैं। सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। पहली बात तो ये कब हुआ, 1960 में। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम के जल का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ठीक है, जो पश्चिम में 3 नदियां थीं। साथ ही सिंधु नदी तंत्र के जो पूर्व तट की 3 नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज के जल का उपयोग 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ये था आपका सिंधु जल समझौता। यानी सिंधु जल समझौते के तहत 80/20 का नियम है। जो वेस्ट में यानी पश्चिम में 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, तो 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा उसका जल और 20% इंडिया करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्व की नदियां हैं उसमें 80% जल इंडिया उपयोग करेगा और 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये था आपका सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की भारतीय नदी तंत्र के बारे में, जिसमें हमने देखा कि प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों के अंतर्गत हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ना है, गंगा नदी तंत्र को पढ़ना है और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमने पूर्ववर्ती नदियों के बारे में बताया जो कि 3 हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, उनके उद्गम स्थान बताए। इसके बाद आज हमने बात की आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को चित्रों के माध्यम से विस्तार से बताया, ठीक है। इसके बाद उसमें बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन से हैं ये बताया, दाएं किनारे की सहायक नदियों के बारे में बताया। इसके बाद हमने सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके उद्गम स्थान कौन कौन से हैं ये भी हमने आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताया।
इसके बाद भारत की 6 बड़ी नदियों का क्रम भी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हमने एक एक नदी करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस उनके बारे में भी किया हमने आपसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने सिंधु नदी जल समझौते के बारे में बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आपको जो PDF है इस वीडियो का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या अगले नदी तंत्र के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपसे गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।